मरीज में बहुत सारा खून बह गया है, हमने सारा अनुमान लगा लिया, सब कुछ देख लिया, उसकी कई हड्डियां टूटी हुई हैं, हो सकता है कि उसकी पेट के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो, चेस्ट के अंदर लंग में इंजरी हो, ठीक है, हिमोथोरैक्स बना हो या लंग का कंट्यूजन हो, या फिर ब्रेन के अंदर बहुत सारा खून बह गया हो। तो कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से खून का लॉस होता है, ठीक है। उस खून के लॉस की वजह से पेशेंट के ब्लड में जो सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो कम हो गया होता है। उस सर्कुलेशन में जो खून की कमी होती है उसकी वजह से जो ऑर्गन है जहाँ पे खून की सप्लाई पहुंचती है, ठीक है, वो कम हो गई होती है। तो उस खून की सप्लाई की, खून में क्या होता है, ज़्यादातर खून का काम है ऑक्सीजन को एक जगह से लेना और दूसरी जगह पे पहुंचा देना, डिलीवर करना, ठीक है। तो जब वो खून ही कम हो गया है, इंट्रावास्कुलर जब खून ही कम हो गया है तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया अगर काफी समय तक चलती रही तो ऑर्गन्स जितनी भी जगह पे वो कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो ऑर्गन धीरे धीरे मरने लगेगा, वो ऑर्गन धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होने लगेगा। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम में पेशेंट जा सकता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हमें पेशेंट को, हमने दूसरे वीडियोज में बताया कि कैसे फ्लूइड देना होता है, इनिशियली असेस करके उसके वाइटल्स से। अब किन किन कंडीशंस में क्या क्या करना चाहिए, कितने तरह के शॉक होते हैं, मैं थोड़ा सा अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो शॉक ट्रॉमा के पेशेंट में जनरली खून बहने की वजह से हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शॉक होता है, ठीक है। और भी तरह के शॉक हो सकते हैं जैसे कि न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो कि स्पाइन के ट्रॉमा के पेशेंट्स में होता है, उसमें खून नहीं बहा होता है बट स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई होती है, ठीक है। उसे भी पहचानने का तरीका मैंने पहले बताया है पहले की वीडियोस में। कार्डियोजेनिक शॉक, चेस्ट पे इंजरी हो गई है या दिल किसी भी कारण से चोट लगने के कारण या एक्यूट हार्ट फेलियर के कारण दिल काम करना बंद कर दिया है, मतलब दिल ही पंप ही बंद हो गया, उस वजह से जो खून का सप्लाई है दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में वो ही रुक गई, तो वो कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। मेनली हम क्योंकि ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं हेमरेजिक शॉक या जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक भी कहते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हाइपोवोलेमिक शॉक सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो होता है पेल्विक बोन इंजरी में, इसीलिए हम कहते हैं कि पेल्विक बाइंडर लगा देना चाहिए, क्योंकि जब पेल्विक बोन टूटती है तो ऐसा अनुमानित है कि 3 लीटर के करीब खून बह जाता है। शरीर में जितना भी खून होता है एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में, उसका सोचिए कि 3 लीटर खून तो इसी की वजह से बह गया है, मतलब करीब आधा खून हो गया, ये आधा या उससे ज्यादा, 3 लीटर खून बह गया, ठीक है। तो उसको रोकना मुझे बहुत जरूरी है, उसके लिए मैंने पेल्विक बाइंडर का आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। दूसरे नंबर पे होता है फीमर फ्रैक्चर। फीमर का फ्रैक्चर भी टूटता है तो करीब 1.5 से 2 लीटर का खून बहता है, क्योंकि उसका जो मैरो होता है बहुत मोटा होता है, पेल्विस का भी फीमर का भी, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है टिबिया, करीब 500 से 1 लीटर के, 500 ml से 1 लीटर के करीब खून बह जाता है अगर वो टूटता है। अब सोचिए कि एक फीमर के टूटने में 500, दूसरे के टूटने में 1 लीटर, एक के टूटने में 1.5, एक के टूटने में 1.5 फीमर, तो 3 लीटर ये हो गया। पूरा पेल्विस एक बार में टूटा एक तरफ या दूसरी तरफ, उसके हिसाब से 1.5 से 3 लीटर का खून बह गया। तो इसको रोकना मुझे बहुत जरूरी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिंटिंग, जिसको मैंने अलग वीडियो में बताया है, और फ्लूइड, जो कि मैं असेसमेंट, वाइटल के असेसमेंट से बता सकता हूँ कि इसको पेशेंट को अभी फ्लूइड देना है या क्या करना है, ठीक है। तो स्प्लिंटिंग जरूरी है, फ्लूइड जरूरी है, और मुझे ये पहचानना जरूरी है कि इसको मरीज को कौन सा वाला शॉक है। हेमरेजिक शॉक है तो फ्लूइड ज्यादा देर तक तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, स्प्लिंटिंग ज्यादा देर तक तो मेरे काम नहीं आ सकती, तो क्या है, उसको मुझे जल्द से जल्द, क्योंकि खून का लॉस है, हेमरेजिक शॉक, खून का लॉस हो रहा है ना, उस खून को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ खून के रिप्लेस करने के साथ ही साथ मुझे उस प्राइमरी फ्रैक्चर, पेल्विस, फीमर, ह्यूमरस, कोई भी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जिससे कि खून का बहुत ही ज्यादा लॉस होता है,
उसको मुझे रोकने की, स्प्लिंटिंग के अलावा मुझे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट भी करना है। जैसे कि उसको जब तक मैं फिक्स नहीं करूँगा तब तक उसका खून बहना रुकेगा ही नहीं। तो उसे मुझे फाइनली फिक्स करने से पहले स्प्लिंट करना है, आईवी फ्लूइड देना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। किसी भी पेशेंट को रेफर करने से पहले उसको फ्लूइड चल जाना चाहिए, उसके वाइटल्स का एक लेखा जोखा होना चाहिए, और उसका जो प्राइमरी स्प्लिंटिंग है जिस भी बोन की वजह से, जैसे पेल्विक बाइंडर है या फिर फीमर का फ्रैक्चर का स्प्लिंटिंग है, ह्यूमरस का है, रेडियस अल्ना का है, ठीक है, या पैर का फ्रैक्चर है, तो उसकी प्राइमरी स्प्लिंटिंग हो जानी चाहिए बिफोर हम किसी पेशेंट को ऑर्थोपेडिक्स या सर्जन के पास रिफर करते हैं। तो शॉक का, और इसके 4 तरह के प्रकार हो सकते हैं हेमरेजिक शॉक के। 4 क्लासेस, 4 क्लास होते हैं। पहला क्लास होता है जिसमें करीब अनुमानित 750 ml खून बहता है। दूसरा शॉक होता है जिसमें 750 से 1 लीटर के करीब खून बह जाता है। तीसरा होता है 1 लीटर से ज्यादा खून बह गया होता है। और चौथा भी 1 लीटर से ज्यादा ही हम मानते हैं, वो करीब 1500 के अराउंड खून बह गया होता है मरीज का। तो सोचो एक फ्रैक्चर से ही 1500 ml खून बह सकता है, पेशेंट को वो सीधे क्लास 4 शॉक में लैंड अप कर सकता है। ऐसा नहीं कि क्लास 1 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3। हो सकता है कि पेल्विस टूट गया हो, पेशेंट सीधे क्लास 4 शॉक में प्रेजेंट किया हो हमारे पास, ये भी हो सकता है। तो हमें क्लास ऑफ शॉक भी जानना है। पहले ये जानना है कि किस तरह का शॉक है, क्योंकि हम वाइटल से पता लगा सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी से पता लगा सकते हैं। फिर हमें ये जानना है कि कौन से क्लास का शॉक है, अगर हेमरेजिक शॉक है तो, ठीक है। तो जिस क्लास का शॉक होगा उसको पहचानने के फिर और कंफर्मेटरी मेथड्स होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट या पल्स रेट हमें देखनी है। 100 से कम है तो क्लास 1 है, 100 से ज़्यादा है, ठीक है, बट 120 से कम है तो क्लास 2 है, 120 से ज़्यादा है बट 150 से कम है तो क्लास 3 है, करीब 150, 140, 150 चल रही है तो क्लास 4 है, ठीक है। ये पक्का पक्का हर मरीज में नहीं मिलता, बट ऐसा किताबों में लिखा है कि पहचानने के ये तरीके हैं। तो मोटा मोटी अगर किसी भी मरीज का 150 के करीब शॉक, 150 के करीब पल्स रेट चल रहा है, तेज तेज सांसें ले रहा है, हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि पेशेंट का लॉन्ग बोन या फिर पेल्विस का फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उस समय पे हमें एज्यूम करना है कि पेशेंट को हायर क्लास ऑफ शॉक है। कहा यह जाता है कि क्लास 3 और क्लास 4 शॉक, हेमरेजिक शॉक, उसमें खून की सख्त जरूरत होती है, ठीक है। आप फ्लूइड से ज्यादा देर काम नहीं चला पाएंगे, फ्लूइड सिक्योर करना तो है बट ज्यादा देर काम नहीं चलेगा। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेशेंट के ब्लड ग्रुप को जानने के बाद उसको एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास ऑफ शॉक।